नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मयूर नोबेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ओर से संचालित ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में। छात्रों, हम विज्ञान विषय के अंतर्गत आनुवंशिकी पाठ का अध्ययन कर रहे थे। तो इस पाठ के अंतर्गत आज हम समझेंगे मेंडल के नियमों का महत्व। जो हमने मेंडल के प्रमुख नियम पढ़े थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इन नियमों का क्या क्या महत्व है, इनका उपयोग कहाँ होता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो जो मेंडल का पहला नियम था वो नियम था प्रभाविता का नियम। तो सजीवों में प्रभाविता के नियम का बहुत ही अधिक महत्व है, क्योंकि कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो प्रभावी होते हैं और प्रभावी लक्षण सदैव प्रथम पीढ़ी में F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं तथा अप्रभावी लक्षण वह F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होते, अभिव्यक्त नहीं होते। तो सजीवों में प्रभाविता के नियम का पाया जाना एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि जो घातक जीन होते हैं, जिन जीनों के द्वारा आनुवंशिक बीमारियां वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करती है, तो जो घातक जीन है ये हमेशा अप्रभावी होते हैं। अप्रभावी होने के कारण यह प्रथम पीढ़ी में प्रकट नहीं होते। तो सजीवों में पहला नियम होगा, सजीवों में प्रभाविता के नियम का अधिक महत्व है। क्योंकि घातक जीन सदैव अप्रभावी होते हैं, जो प्रभावी जीन की उपस्थिति से या के कारण स्वयं को प्रकट नहीं करते। ये इसका पहला है कि सजीवों में प्रभाविता के नियम का पाया जाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो अप्रभावी जीन होते हैं, जिसे हम घातक जीन कहते हैं, यह घातक जीन आनुवंशिक रोगों के लिए उत्तरदायी होते हैं, जैसे हीमोफीलिया है, वर्णांधता है। तो ये जो घातक जीन होते हैं यह प्रभावी जीन की उपस्थिति के कारण प्रकट नहीं हो पाते। तो इसका ये पहला नियम। दूसरा जो इसका महत्व है वह पृथक्करण के नियम पर है, कि जो पृथक्करण के नियम के द्वारा जीन संकल्पना की पुष्टि होती है। मेंडल ने पृथक्करण का नियम दिया था। मेंडल ने कहा था कि जब विषम युग्मजी जनक में युग्मकों का निर्माण होता है तो प्रत्येक कारक एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में पहुंच जाता है। तो जो कारक, इस कारक को बाद में जॉनसन वैज्ञानिक ने जीन शब्द दिया था। तो दूसरा नियम है कि सजीवों में पृथक्करण के नियम का बहुत ही अधिक महत्व है। पृथक्करण के नियम से जीन संकल्पना की पुष्टि होती है। तो दूसरा है कि पृथक्करण के नियम से जीन संकल्पना की पुष्टि होती है। अब ये जीन संकल्पना क्या है? तो जीन संकल्पना का अर्थ है कि सजीवों में जो संरचनात्मक और जो क्रियात्मक इकाई होती है वो जीन होती है। जीन के द्वारा ही एंजाइमों का स्त्रावण होता है। जीन ही यह लक्षणों को निर्धारित करने
के प्रमुख उत्तरदायी है और जीन ही आनुवंशिक लक्षणों का संचरण करते हैं। तो जो जीन संकल्पना की जो पुष्टि है, एक जीन के द्वारा एक एंजाइम का स्रावण होता है, एक जीन के द्वारा एक लक्षण का निर्धारण होता है। तो ये जीन संकल्पना की पुष्टि हमें पृथक्करण के नियम के द्वारा ही होती है। तीसरा इसका महत्व है वो भी पृथक्करण के नियम पर ही आधारित है। तो पृथक्करण के नियम से हमें पता चलता है कि विषम एक जो जीन होता है, एक जीन के दो विपर्यासी स्वरूप पाए जाते हैं जो अलग अलग लक्षणों का निर्धारण करते हैं। ये पता हमें किससे चलता है? ये पता हमें पृथक्करण के नियम से चलता है कि जो एक जीन है, इस जीन के दो विपर्यासी स्वरूप पाए जाते हैं और ये विपर्यासी स्वरूप दो अलग अलग लक्षणों का निर्धारण करते हैं। जैसे कि हमने लंबाई के बारे में पढ़ा था कि लंबाई के दो अलग अलग विपर्यासी स्वरूप हैं बोधे की ऊंचाई के। तो पहला है वो है लंबा पादप और दूसरा है बौना पादप। तो पृथक्करण के नियम से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि एक जीन के दो विपर्यासी स्वरूप पाए जाते हैं जो दो लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। तो पृथक्करण के नियम से हमें पता चलता है कि जो जीन है, इस जीन के दो अलग अलग विपर्यासी स्वरूप होते हैं और यह स्वरूप अलग अलग लक्षणों को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। ये इसका तीसरा नियम। चौथा जो है इसका महत्व वो है कि जब संकरण कराया जाता है, अलग अलग जीवों के मध्य जब संकरण कराया जाता है तो संकरण कराने से जो संतति उत्पन्न होती है जिसे हम संकर संतति कहते हैं, तो संकर संतति में उत्पन्न नए लक्षणों की जानकारी हमें मेंडल के नियमों से ही प्राप्त होती है। तो संकर संतति में जो नए लक्षण प्रकट होते हैं, जो नए लक्षण उत्पन्न होते हैं, इन लक्षणों की जानकारी हमें मेंडल के नियमों से ही प्राप्त होती है। तो चौथा होगा कि संकर संतति में उत्पन्न नए लक्षणों की जानकारी प्राप्त होती है। जब एक ही जाति के दो अलग अलग जनकों के मध्य हम संकरण कराते हैं तो संकरण कराने से जो संतति उत्पन्न होती है, उस उत्पन्न संतति में जो नए लक्षण प्रकट हुए, उन लक्षणों की जानकारी हमें मेंडल के नियमों से ही प्राप्त होती है। इसके बाद पांचवा जो इसका महत्व ये है कि संकरण प्रयोग के द्वारा हम संतति में उपयोगी लक्षणों को एक साथ ला सकते हैं तथा अनुपयोगी लक्षणों को आसानी से हटाया जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब संकरण प्रयोग किया जाता है तो संकरण प्रयोग करने से संतति में हम एक साथ नए लक्षणों का समावेश कर सकते हैं तथा जो अनुपयोगी लक्षण है उनको हम हटा सकते हैं। इसको हम समझते हैं उदाहरण के द्वारा। जैसे कि अमेरिकन गाय, यह विख्यात है अधिक दूध देने के लिए। दूध देने की जो क्षमता होती है इसकी बहुत अधिक होती है। वो एक समय में 20 लीटर 25 लीटर तक दूध वो दे सकती है।
तो हमारे यहाँ का एक पशुपालक वो अमेरिकन गाय को यहाँ मंगाता है, इस राजस्थान प्रदेश में मंगाता है, और सोचता है कि मैं भी अधिक दूध उत्पादन करने वाली गाय को यहाँ लाकर अधिक दूध बेचूं। तो वह सफल नहीं हो पाता। क्यों सफल नहीं हो पाता? क्योंकि अमेरिकन गाय अमेरिका के वातावरण के अनुकूलित है। उसको यदि हम यहाँ पर लेके आते हैं तो यहाँ का वातावरण और अमेरिका का वातावरण अलग है, जिससे वह गाय यहाँ आकर बीमार हो जाएगी, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है और वो बीमार हो जाती है, और बीमार होने पर वो अधिक दूध नहीं दे पाती। इसके लिए क्या किया जाता है? इसके लिए मेंडल के नियमों का उपयोग किया जाता है। इसमें संकरण कराया जाता है। अमेरिकन गाय का संकरण हमारे नागौर जिले, जो अपने गोवंश के लिए प्रसिद्ध है, इसके बैल का यदि हम संकरण कराते हैं, अमेरिकन गाय का संकरण यदि हम नागौरी बैल से कराते हैं, तो जो संतति उत्पन्न होती है उस संतति में दोनों के लक्षण होते हैं। नागौरी जो गोवंश है, इसका एक प्रमुख लक्षण है कि इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है। रोगों से लड़ने की जो शक्ति है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, और इधर जो अमेरिकन गाय है इसकी दूध देने की क्षमता अधिक है। तो जो संतति उत्पन्न होगी उसमें दोनों ही लक्षण होंगे। वह संतति इस मरुस्थलीय प्रदेश के अनुकूलित होगी, रोगों से लड़ने की शक्ति उसकी अधिक होगी, तथा इसके साथ दूध देने की जो शक्ति है उसकी वह भी अधिक होगी। तो संकरण प्रयोगों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि उपयोगी लक्षणों को एक साथ एक ही संतति में ला सकते हैं तथा अनुपयोगी लक्षणों को आसानी से हटाया जा सकता है। ये इसका 5वां गुण है। कि संकरण प्रयोगों से संतति में उपयोगी लक्षणों को एक साथ लाया जा सकता है तथा अनुपयोगी लक्षणों को हटाया जा सकता है। उपयोगी लक्षण एक साथ एक ही जीव में आ सकते हैं, किनके द्वारा? संकरण प्रयोगों से, तथा अनुपयोगी लक्षणों को हम हटा भी सकते हैं। ये इसका बहुत ही अधिक महत्व है। छठा महत्व है कि जो पादप है, मेंडल के प्रयोग पादपों पर ही थे, तो हम संकरण प्रयोगों के द्वारा हम ऐसे पादप विकसित कर सकते हैं, ऐसे पादपों की हम किस्में विकसित कर सकते हैं जो अधिक उत्पादन देने वाली होती है तथा जिनमें रोगों से लड़ने की शक्ति भी अधिक होती है। तो रोगरोधी और अधिक उत्पादन देने वाली फसली पौधों की किस्मों को हम विकसित कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। किनके द्वारा? संकरण प्रयोगों से। तो संकरण प्रयोगों से रोगरोधी एवं अधिक उत्पादन देने वाली फसली पादपों का विकास किया जा सकता है। यह मेंडल के नियमों का ही परिणाम है कि हम
रोगों से लड़ने की शक्ति, जिनमें रोगों से लड़ने की शक्ति अधिक होती है पादपों में, उनको हम विकसित कर सकते हैं। अधिक उत्पादन देने वाले पादपों को हम विकसित कर सकते हैं। हम आजकल मार्केट में देखते हैं ये जो हाइब्रिड बीज है, ये हाइब्रिड बीज ये मेंडल के प्रयोगों का ही परिणाम है। मेंडल के नियमों के आधार पर ही इन्हें उत्पन्न किया जाता है, जो कम वर्षा में भी अधिक उत्पादन दे सकते हैं। रोगों से लड़ने की शक्ति इनमें अधिक होती है। इसका जो अंतिम है मेंडल के नियमों का अंतिम महत्व, कि मानव विकास की जो शाखा है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव जाति के सुधार का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य की जाति को कैसे और बेहतर बनाया जा सके, किस प्रकार से मनुष्य की जाति को और बेहतर बनाया जा सके, रोगों से लड़ने की शक्ति विकसित की जा सके, मनुष्य की उम्र बढ़ाई जा सके, मनुष्य में सामान्य रोग न हो। तो मानव विकास से संबंधित जो विज्ञान की शाखा है, यह शाखा कहलाती है सुजननिकी। ये सुजननिकी जो शाखा है, यह पूरी तरह से मेंडल के नियमों पर ही आधारित है। तो ये हमने आज कुछ महत्वपूर्ण मेंडल के नियमों का अध्ययन किया, और इसी के साथ ये हमारा पाठ आनुवंशिकी समाप्त होता है। धन्यवाद।